कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनडीए का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है ये एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लिख भी रखा है 4 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में से एनडीए में आते हैं। किस किस टॉपिक पे आते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप पे, टाइप ऑफ रिलेशंस पे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, डोमेन पे, रेंज पे, फंक्शन की जो डोमेन रेंज है उन पे, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे, और जो वेरियस स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं ये इनमें से ये क्या आते हैं, ये 4 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में लिखना, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या करते हैं, किसको लिखेंगे ऑर्डर में? जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑर्डर्ड में लिखेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। उनको ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? उनको ऑर्डर में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ए है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट, और जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ए कोमा बी किसके इक्वल नहीं होगा? बी कोमा ए के, क्योंकि यहाँ पे ए किसके इक्वल नहीं है? बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ए कोमा बी इक्वल हो जाता है सी कोमा डी के, तो यहाँ पे ए किसके बराबर हो जाएगा? सी के, और बी किसके बराबर हो जाएगा? डी के। इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो हमें इसके नाम से समझ में आता है प्रोडक्ट, मतलब उनकी प्रोडक्ट करना। पर उनकी प्रोडक्ट हम इस तरीके से नहीं करेंगे, जैसे ए बी की तो हम लिख देंगे ए बी। उनकी प्रोडक्ट हम दूसरे तरीके से करेंगे। प्रोडक्ट बस कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका नाम है, तो हम उनको कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। जैसे एक सेट ए है, एक बी है, तो इन ए का एलिमेंट है एक ए है, बी का एलिमेंट एक बी है, तो इनकी प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो इनको कैसे लिखेंगे? ए कोमा बी। ऐसे जितने एलिमेंट हैं उनकी करके लिखते जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारी क्या लिखी जाएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाते हैं? ए इंटू बी से। इसमें ए इंटू बी की सेट बिल्डर फॉर्म होगी, वो क्या होगी? वो ये होगी ए कोमा बी। पहले ये दिखाया गया कि हमें लिखने कैसे हैं। सच दैट, ये किसका साइन है? सच दैट का। ए बिलोंग्स करेगा किससे? ए से, और बी किससे बिलोंग्स करेगा? बी से। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद इसके कुछ नोट आते हैं जो उन्होंने लिख रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, अगर ए क्या है? नल सेट है, और बी भी क्या है? नल सेट है। ये किसका साइन है बच्चों? ये साइन है फाई का। ठीक है, तो हमें ए इंटू बी भी क्या हो जाएगा? फाई। देखो अगर हम फाई की गुणा फाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई कोमा फाई, और ये क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ए के पास एन एलिमेंट्स हैं और बी के पास एम एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? एम इंटू एन। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो क्या है? अगर ए किसके इक्वल नहीं है? बी के इक्वल नहीं है, तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी फॉर्म चेंज हो जाएगी। आ गया आप लोगों को समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है
यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ रहे हैं ना आप लोग, ये मैंने अभी पढ़ाई थी। तो चलिए उन तीन से प्रॉपर्टी को भी पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई तीन सेट हैं ए बी और सी, तो ए इंटू बी यूनियन सी, ये किसका साइन है, यूनियन का, इज इक्वल्स टू किसके होगा, ए इंटू बी के, और उसका यूनियन ए इंटू सी के साथ। इसके बाद जो अगली है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है, अगर ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट है, नॉन इम्पिटी सेट कौन से होते हैं, जो क्या ना हो, नल सेट ना हो, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे प्रॉपर्टी को आगे पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ए इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के। अगर ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल है तो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी है, मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, अगर ए सबसेट या इक्वल सेट है बी का, तो ए इंटू ए किसका सबसेट या इक्वल सेट होगा, ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए का, ठीक है। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए अगर सबसेट या इक्वल सेट है बी का, तो ए इंटू सी सबसेट होगा किसका, सबसेट या इक्वल सेट किसका होगा, बी इंटू सी का, फोर एनी सेट सी, सी मतलब यहाँ पे कोई तीसरा सेट है, ठीक है। अब उससे अगली फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, अगर ए सबसेट या इक्वल सेट है बी का, तो और सी सबसेट या इक्वल सेट है बी डी का, तो यहाँ पे ए इंटू सी सबसेट या इक्वल सेट किसके होंगे, बी इंटू डी के। आ गई समझ में। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे कोई चार सेट हैं ए बी सी और डी, तो इसके बाद ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू डी किसके इक्वल्स होंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, कोई तीन सेट हैं ए बी सी, तो यहाँ पे ए इंटू बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट और बाद में पूरे का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ए इंटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट और फिर बाद में पूरे का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे ए और बी क्या हैं, दो नॉन इम्पिटी सेट हैं, तो जो उनके पास नंबर ऑफ है सेट एलिमेंट्स कितना है, एन है कॉमन में, तो जो ए इंटू बी और बी इंटू ए के पास होंगे ना एलिमेंट कॉमन में, वो कितने होंगे, एन स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, ए और बी के पास एन कॉमन एलिमेंट हैं, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए के पास कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, एन का स्क्वायर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे हमें देखने को मिलता है हमारा पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट के बाद आपको एग्जाम्पल मिलेगा और इससे आपको क्या आता रहेगा, ये टॉपिक समझ में आता रहेगा। इसके बाद आता है रिलेशन के नाम में ही क्या दिखता है, मतलब रिश्ता। अब यहाँ पे मैन टू मैन का रिश्ता नहीं है, यहाँ पे है सेट से सेट का, एक सेकंड, यहाँ पे किसका है, सेट से सेट का, ठीक है, समझ गए आप लोग।
यहाँ पे क्या होंगे, मतलब कोई हमें कंडीशंस दे दी जाएंगी और हमें कहा जाएगा उसके हिसाब से इन दोनों सेट्स की रिलेशन निकालो। तो जो जो उनमें फॉलो करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, उनकी रिलेशन। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रिलेशन क्या है, एक डिफाइंड मैनर और पैटर्न है जो दिखाता है एक सेट दूसरे सेट से कैसे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसने एक सेट ए लिया है, एक लिया है सेट बी, और यहाँ पे ये दोनों ही क्या हैं, नॉन इम्पिटी सेट हैं। तो जो रिलेशन होगी आर, रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। तो वो क्या ए से बी की क्या होगी, किसका सबसेट होगी, ए इंटू बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आर रिलेशन ए से बी की क्या होगी, आर सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अब हमें एक नोट दिया गया, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ए और बी अगर दो एलिमेंट नॉन इम्फिनिटी सेट हैं, सॉरी ए और बी क्या है, दो नॉन इम्फिनिटी सेट हैं और उनके ए के पास पी एलिमेंट है, एक बी के पास क्या एलिमेंट है, तो जो उनका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया वो क्या होगा, 2 की पावर पी क्यूब, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कोई इससे आगे देखने को मिलता हमें डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। आज क्या है, एक रिलेशन है सेट ए से बी की। तो जो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है, मतलब जो ए सेट है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन, उस रिलेशन का डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर एक रिलेशन है ए से बी की। तो जो सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होगा ना ऑर्डर्ड पेयर में, वो क्या होगा, रेंज ऑफ आर। मतलब जो सेकंड कंपोनेंट का सेट होगा ना, जैसे इसमें है बी सेकंड कंपोनेंट्स का सेट, तो बी क्या होगा, रेंज होगा। इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो कौन सी है, बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होगी, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जो रेंज ऑफ रिलेशन होगी वो सबसेट ऑफ बी होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कोडोमेन ऑफ आ रिलेशन, ठीक है। तो कोडोमेन ऑफ आ रिलेशन में क्या है, आर एक रिलेशन है ए से बी का, तो जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो जो रेंज होती है रिलेशन की वो किसका सबसेट होती है, हमेशा कोडोमेन का, ठीक है। तो अब आता है सेकंड एग्जांपल, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जांपल आप लोगों को खुद करने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। इससे आपका टॉपिक और अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ए और बी दो नॉन वॉइड मतलब नॉन इम्पिटी सेट हैं और आर उनकी रिलेशन है सेट ए से सेट बी की। तो जो उनका इनवर्स होगा वो किससे डिनोट किया जाएगा, आर की पावर -1, तो उनकी रिलेशन क्या हो जाएगी, बी से ए हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो है आर की पावर -1 इज इक्वल्स टू बी कोमा ए सच दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रेंज, और रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल आता है, और ये एग्जांपल आप लोगों को खुद करने हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर साथ के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें सबसे पहला जो रिलेशन का टाइप में देखने को मिलता है वो है वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन किस रिलेशन को कहते हैं,
मान लो दो सेट्स की जो रिलेशन है वो क्या आती है, फाई आती है, ठीक है। जो फाई क्या है, एक नल सेट है। तो इस प्रकार की रिलेशन क्या कहलाई जाएगी, जिस प्रकार की जिन दो सेट्स की रिलेशन फाई हो उन सेट्स की रिलेशन को वॉइड या इम्पिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब आती है यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्या है, एक सेट है। अगर ए इंटू ए सब सेट है या इक्वल सेट है ए इंटू ए का, तो जो इस तरीके की रिलेशन होगी वो क्या कहलाई जाएंगी, यूनिवर्सल रिलेशन। इससे आप क्या समझते हैं, अगर दो सेट की रिलेशन उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो क्या कहलाई जाएंगी, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ, तो चलो इसे पढ़ते हैं। जो वॉइड रिलेशन है वो तो क्या होती है, द स्मॉलेस्ट रिलेशन होती है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या होती है, लार्जेस्ट रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें थर्ड रिलेशन जो देखने को मिलती है वो कौन सी है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, एक सेट है ए, और जो रिलेशन होगी आई ए की, वो की उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो जो इस तरीके की जो रिलेशन कहलाई जाएंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब जैसे हमने यहाँ पे ए की रिलेशन थी तो 1,1 4,4 और 5,5, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो इससे अगली रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस रिलेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आज रिलेशन है सेट ए से वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाई जाएगी जब एलिमेंट ऑफ ए उससे खुद रिलेट करेगा। मतलब ए किससे, ए के अदर एलिमेंट्स खुद से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इसकी जो होगी, तो इसकी रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए कोमा ए, ठीक है। ये किससे बिलोंग्स करेंगे, आर से। फॉर ऑल ए मतलब जो सभी ये हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। ए क्या है, एक रिलेशन है आर ऑन सेट ए पे, ठीक है। मतलब एक रिलेशन आर है सेट ए पे, वो तब सिमेट्रिक कहलाई जाएगी अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करेंगे किससे, आर से, और बी कोमा ए भी किससे बिलोंग्स करेंगे, आर से। मतलब ए कोमा बी लिख दिया तो हम उस रिलेशन में बी कोमा ए भी अगर लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इस तरीके की रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। तो इससे अगला प्रकार जो में इससे अगला टाइप जो में देखने को मिलता है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लो कोई सेट ए है, उसकी रिलेशन है वो कब क्या ट्रांजिटिव कहलाई जाएगी, जब ए कोमा ए बिलोंग्स करे आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग्स करे आर से, और तब ए कोमा सी भी किससे बिलोंग करे, आर से। तो फॉर ऑल ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ए से। तो मतलब क्या समझते हैं इससे आप, मतलब जो हमने एक रिलेशन लिख दी ए कोमा बी और उसमें है बी कोमा सी, तो अगर हम उस रिलेशन में ये भी लिख पाए ए कोमा सी तो क्या कहलाई जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद जो हमारा अगला टाइप रिलेशन का वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या पढ़ा था, ए कोमा बी है तो हमें बी कोमा ए भी लिख सकते हैं। एंटी मतलब इसका उल्टा, मतलब जिस रिलेशन में ये न लिख पाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब आती है इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस। एक रिलेशन कब इक्विवेलेंस कहलाई जाएगी, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और
ट्रांजिटिव भी हो। अगर वो ये तीनों रिलेशन, तीनों टाइप की रिलेशन, तो क्या क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेट ए क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सभी ये किससे बिलोंग करेंगे, एक से बिलोंग करेंगे, सेट ए से। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, एक एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करने हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है। अब क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। एक सेट के पास n एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी हो जाएंगे, n2 की पावर n² - n, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ नॉन इंफिनिटी सेट इज ऑलवेज, मतलब जो यूनिवर्सल रिलेशन है नॉन इंफिनिटी सेट की, मतलब जो सेट वॉइड मतलब नल सेट नहीं है, ठीक है। तो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगी उनकी रिलेशन, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, मतलब वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद जो आइडेंटिटी रिलेशन है नॉन इंफिनिटी सेट की, वो क्या होगी, हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। और जो आइडेंटिटी रिलेशन है नॉन इंफिनिटी सेट की, वो क्या भी होगी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो भी यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी है, वो है अगर R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए से, तो R इंटरसेक्शन S वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ए पर, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, सेट है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है, जो इनवर्स होगा इक्विवेलेंस रिलेशन का, वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम पढ़ते हैं तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, चलो देखते हैं। आर क्या है, सबसेट और इक्वल सेट है ए इंटू बी का, और एस क्या है, सबसेट और इक्वल सेट है बी इंटू सी का, मतलब ये आर और एस क्या है, ये रिलेशंस है दो, ठीक है। तो इनका कंपोजिशन करेंगे आर और एस का, तो कैसे होगा, एस ऑफ आर सबसेट और इक्वल सेट हो जाएगा ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे ए और सी किससे बिलोंग करेंगे, एस ऑफ आर से, ठीक है। तो इससे आगे हम एक नोट दिया गया है, तो वो पढ़ते हैं। एस ओ आर किसके इक्वल नहीं होगा, आर ओ एस के। एस ओ आर का इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, ठीक है। ये क्या है, रिवर्सल रूल है। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं, इससे आगे क्या आ गया, एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करने हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन एक बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो फंक्शन को हम किसे डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। एक सेट से दूसरे सेट के जो रूल और मेथड से हम जो उन सेट का एक यूनिक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। जो एक यूनिक एलिमेंट होते हैं, जो उन रूल्स को, उन एसोसिएटेड रूल्स करे हैं, जो हमने रूल्स बनाए हैं, मेथड्स होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, फंक्शन। अब आती है क्या, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है, एक फंक्शन है ए टू बी, क्या है, एक फंक्शन। तो ए क्या होगा, उसकी डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और बी क्या होगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन होगी जो ऑल पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जो एक्स में हमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स में हमें एक्स की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन की रेंज क्या होती है, चलो देखते हैं। ए से बी का एक फंक्शन है, ठीक है।
ईच एलिमेंट ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, मतलब ए के पास अपनी एक यूनिक इमेज होगी बी में। ठीक है, समझ में आ गया। तो वी डिफाइन द रेंज ऑफ कॉन्सिस्ट एलिमेंट विच अपीयर द इमेज एट लीस्ट वन। तो रेंज क्या होगी, जो कम से कम एक बार किसी की इमेज हो। तो यहाँ पे क्या है, बीटा और गामा में क्या है, किसी की इमेज। तो ये क्या हो जाएगी, बीटा और गामा इनकी रेंज। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है एक एग्जाम्पल। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल आप सभी का होमवर्क है। इस चैप्टर में हमारे इतने एग्जाम्पल्स आ चुके हैं कि अगर हम इन एग्जाम्पल्स को भी कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर का बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो हमें टाइप देखने को मिलता है वो क्या है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन कब होगा, जब हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक अलग इमेज हो। ठीक है, जैसे ए के पास अल्फा है, बी के पास गामा है और सी के पास ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन आता है वो आता है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन कहाँ पे है, ये रहा। तो मैनी वन फंक्शन में क्या है, मैनी वन फंक्शन में है जो एक इमेज है, मतलब जो रेंज में एक इमेज है वो किन की इमेज है, दो या दो से ज़्यादा डोमेन की क्या है, इमेज है। जैसे इसमें देखो, ये बी की इमेज है, सी की भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके के फंक्शन क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट फंक्शन वो है इनटू फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन है वो, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन है ए से बी का। देयर आर एट लीस्ट वन एलिमेंट बी विच इज नॉट एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ए। मतलब आप इससे क्या समझे, बी में कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं। जैसे इसमें ये वाला जो एलिमेंट है, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये वाला जो एलिमेंट है ये किसी की भी इमेज नहीं है, इन चारों में से किसी की इमेज नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, इनटू फंक्शन है। अब आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या भी कहते हैं, सरजैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद फंक्शन है ए से बी का, बी सच दैट ईच एलिमेंट इन बी इज एफ इमेज एट लीस्ट वन इन ई। मतलब क्या समझे आप इससे, ए बी के जो जितने भी एलिमेंट है वो एक कम से कम एक इमेज होंगे और एक एलिमेंट की। जैसे ए की अल्फा, बी की ये गामा, सी की क्या है बीटा और डी की है ये। तो ये क्या हो गया, इस तरीके के फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ए ऑन टू बी। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। वन वन तो क्या कहते थे, इंजेक्टिव, ऑन टू को सब्जेक्टिव, और जब ये दोनों हो जाए बाइजेक्टिव। तो इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैंने आपको ऑन वन फंक्शन बताया था, ऑन टू अभी भी बताया था। तो जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों वो क्या होंगे, बाई वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसे भी क्या भी कहेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है उसका मैप, जो मतलब इस तरीके से उसको दिखाते हैं। इसके बाद क्या आता है, वन वन इंटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन है ए से बी का। तो ये फंक्शन वन वन की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और इंटू की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जब ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो तब ये क्या हो जाएगा, वन वन इंटू फंक्शन। तो इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है वन वन मैनी वन ऑन टू फंक्शन। सॉरी, इसके नाम बोलता हूँ मैं, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैनी वन मैंने आपको बताया था, जो मैनी वन हो दे ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टीज क्या करे, फॉलो करे। इसके बाद आता है मैनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था,
फंक्शन ए से बी का है, तो यहाँ पे कम से कम एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, मतलब जो ओन मैनी वन की प्रॉपर्टीज भी क्या करे, फॉलो करे, और जो इनटू की भी प्रॉपर्टी क्या करे, फॉलो करे। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो अब ये टाइप्स होते हैं हमारे कंप्लीट। इसके बाद क्या आता है, अब एक एग्जाम्पल, और जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम्पल किसको करना है, आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है आपका होमवर्क। अब आता है सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, मतलब कुछ और फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ये किसका फंक्शन है, आज से मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। हम एक्स वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में तो कोडोमेन क्या आएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे सभी एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेंगी, रियल नंबर से। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें हम रियल, ये फंक्शन भी किसका है, रियल से रियल का। ठीक है, जिसमें इसमें हम एक्स वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो कोडोमेन की वैल्यू क्या आएगी, जो हमने वैल्यू पुट करी थी वही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे ये किसका साइन है, फॉर ऑल का। ये मैंने आप ऊपर भी बहुत बार आया है, जैसे यहाँ पे आया और भी कई बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी एक्स किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इनकी डोमेन और रेंज क्या होती हैं, इक्वल, क्योंकि जो हमने एक्स वेरिएबल की वैल्यू पुट करी वही तो हमारी जो कोडोमेन थी वही आई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कौन सा फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक्स वेरिएबल की कुछ वैल्यू डाले और जो कोडोमेन की वैल्यू आए वो क्या आए, उसका रेसिप्रोकल। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन। यहाँ पे सभी एक्स किससे बिलोंग करेंगे, आर को। एक्स की वैल्यू बस जीरो नहीं होगी, क्योंकि मान लो हमने एक्स की वैल्यू जीरो डाल दी तो यहाँ पे तो ये हो गई फिट। इसके बाद जो कोडोमेन आएगी वो रेसिप्रोकल आएगी तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। इसके बाद हमारा आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन सा होता है, जब एक फंक्शन को हम दो एल्जेब्रिक रेशियोज के एक्सप्रेशन में शो करें, कुछ इस तरीके से दो एल्जेब्रिक रेशियोज के एक्सप्रेशन में शो करें तो उसको क्या, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब आता है एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन आपको पता, मॉड्यूलस आपको पता ही है मतलब मोड। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, हमने एक्स वेरिएबल की कुछ वैल्यू डाली और जो आंसर आया वो क्या आया, उसका मोड आया, तो क्या हो जाएगा, तो क्या फंक्शन हो जाएगा, और कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस फंक्शन। यहाँ पे अगर हम x की जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो x होता पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है जब हमें जीरो से छोटी वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, पर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद क्या है, मोड लगा हुआ है। तो इससे आगे हमारा कौन सा है, ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं इन्होंने मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप जरूर से जरूर रिमेंबर करना। ठीक है, ये आपको जितने अच्छे से लर्न होंगी उतने अच्छे आप इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में ये प्रॉपर्टी काम आएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। हमने एक्स वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करी, वो एक्स की वैल्यू या तो क्या है, उस वेरिएबल की वैल्यू के जो हमने बराबर पुट करी है उसके बराबर आए, या फिर क्या है, उससे छोटी आए, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये यहाँ पे लिख भी रखा जो मैंने बात अभी आपको बताई। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ये प्रॉपर्टीज भी आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इनको रिमेंबर भी
कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, या तो जो हमारे पास कोडोमेन की वैल्यू आएगी, हमने एफ एक्स में कुछ वैल्यू पुट करी, तो वो कोडोमेन की वैल्यू आएगी जो वो या तो क्या हो, एक्स से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो। तो क्या होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ ए पॉजिटिव रियल नंबर है, ए पर किसके इक्वल नहीं है, एक के इक्वल नहीं है, तो हमें एफ एक्स यहाँ पे फंक्शन है रियल से रियल नंबर का, तो हमने एफ एक्स की वैल्यू भी कुछ भी पुट करी तो क्या आई, ए की पावर एक्स क्या है उसका कोडोमेन। इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? रियल नंबर, और जो रेंज होगी वो क्या होगी? जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि किसी की पावर नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी क्या होगी इसकी रेंज। ठीक है, अगर आंसर हमारा नेगेटिव आया है तो उसका वो क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लॉगरिथम फंक्शन। यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर है और एक इसके इक्वल नहीं है, वन के इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये किसका फंक्शन है? जीरो से इन्फिनिटी फंक्शन है रियल नंबर्स के साथ है। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल की हमने कुछ भी वैल्यू पुट करी तो जो कोडोमेन आई वो क्या आई? log ए की पावर एक्स। इस तरीके के फंक्शन को क्या कहेंगे? लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, इसकी डोमेन है जीरो से इन्फिनिटी, रेंज है इसकी रियल नंबर। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो अपने साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं उनको भी कंटेन करे, वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कुछ उनकी टेबल बनी हुई है, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये उनकी डोमेन है और ये क्या है? उनकी रेंज है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर से जरूर याद करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? जो अपने साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंटेन करे जो फंक्शन, ठीक है, वो क्या होंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? उसकी टेबल बनी हुई है, मतलब इसमें ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये है उनकी डोमेन और ये क्या है? उनकी रेंज। तो इसको भी आप जरूर से जरूर याद करना, या आप राइट डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद आता है पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा? एक्स प्लस टी की। ठीक है, यहाँ पे सभी एक्स इस एक्स से बिलोंग करेंगे और टी क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जो वो उस इक्वालिटी को क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है, उस इक्वालिटी को बनाए रखेगा और इस प्रकार के फंक्शन क्या कहलाएंगे? पीरियोडिक फंक्शन। और वो टी होगा जो वो क्या कहलाएगा? पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में क्या होगा? एक्स वेरिएबल की हमने कुछ वैल्यू डाली तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अगर हम जीरो से छोटी वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा आंसर? -1। जीरो के बराबर डालेंगे तो आएगा 0। ठीक है, और जीरो से बड़ी डालेंगे तो आएगा +1। ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन। जो इनकी डोमेन होती है वो क्या होती है? R, और जो इनकी रेंज होती है वो होती है -1, 0 और +1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करने हैं, यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या हो जाएगा? जैसे ये फंक्शन है ए से बी का, तो ये क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन 2, मतलब ये बाइजेक्शन फंक्शन होना चाहिए। तो ये इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा? ये f की पावर -1, और ये फंक्शन किसका हो जाएगा? a से b का था तो b से a का। ठीक है, यहाँ पे f a की वैल्यू पुट करेंगे वो आएगी b। b से बिलोंग कर रहा है, b से
ए बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। तो इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें फंक्शन उल्टे हो जाते हैं। अब आता है मेथड ऑफ फाइंड। मेथड मतलब ऐसा मेथड जिससे हमें इनवर्स फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए उस मेथड को जानते हैं, वो कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए, ए फंक्शन बी। अब फंक्शन एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आएगी, वाई, ठीक है। इक्वेशन सोल्व करेंगे वाई से एफ एक्स वाली, ये जो मैंने अभी आपको बताई है, और एक्स की भी वैल्यू पुट करेंगे और इंटरचेंज कर देंगे एक्स का और वाई का इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो आप ये आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर का थोड़ा कंफ्यूजिंग और हार्ड है, ठीक है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल आता है और ये एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करना है ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन को चलो पढ़ते हैं। ए और बी के पास एन और एम एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली, मतलब ए के पास एन एलिमेंट है, बी के पास एम एलिमेंट है। तो जो उनके नंबर ऑफ मैपिंग होंगी ना, मतलब कितने तरीके से उनके मैप बनाए जा सकते हैं, वो कितने होंगे, m की पावर n, ठीक है। अब अगला है ए बी के पास n इक्वल एलिमेंट है, मतलब इक्वल मतलब इससे आप क्या समझते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, ना कि एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। तो एलिमेंट तो अलग अलग हैं पर उनके गिनती में कितने वो सेम है, ठीक है। जैसे ए के पास 2 हैं तो इसके पास भी 2 हैं, पर वो इनके ए के पास मान लो 1 और 2 हैं तो बी के पास क्या होंगे, 3 और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उनका ए से बी का वो कितना होगा, n, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है। और अगर उनके पास ए और बी के पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो उनका बाइजेक्टिव फंक्शन ए से बी का कितना होगा, 0, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है, मतलब जो नंबर होगा 1 फंक्शन का वो कैसे डिफाइंड करा जा सकता है एक फाइनाइट सेट का, ठीक है। तो एक फाइनाइट सेट और बी एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इनका जो 1 फंक्शन का जो वो होगा, 1 फंक्शन कितने होंगे, या तो ये होंगे या 0, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। अगर ए और बी के पास n इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है पर उनके एलिमेंट क्या है, अलग अलग, उनके बस नंबर इक्वल हैं, तो जो ऑन टू फंक्शन होंगे ए से बी के वो कितने होंगे, 2 की पावर n-2, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, ए बी सी 3 सेट हैं, नॉन इंफिनिटी सेट हैं। तो एक फंक्शन f है a से b का, एक फंक्शन g है b से c का। तो इनका कंपोजिशन करेंगे f और g का, वो क्या होगा, g ऑफ f, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, a से c का, ठीक है। g ऑफ f किसका हो जाएगा, a से c का, और g ऑफ f x, पहले फंक्शन के साथ x लिखते थे, अब फंक्शन क्या है, g ऑफ f, ठीक है। तो ये क्या होगा, g के अंदर कर्ली ब्रैकेट में हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, f(x) की, ठीक है। यहाँ पे सभी x किससे बिलोंग करेंगे, a से, ठीक है। ये क्या है, इसका मैप है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा चैप्टर फिनिश। ये एक इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।